चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हम बात कर रहे थे जीएसटी के ऊपर, और लास्ट लेक्चर में अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया था सारा कि भाई जीएसटी का जो एक्ट है वो कब से इम्प्लीमेंट हुआ, कौन कौन से टाइप के जीएसटी लग रहे हैं, अलग अलग रेट्स क्या है, टैरिफ कैसा दिखता है वो हमने देखा। टैरिफ में हमने वो HSN कोड के बारे में बात की, वो थियरी में मेंशन नहीं है यहाँ पे बट इन बिटवीन कहीं आएगा। तो HSN कोड का मतलब है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल मेथड है किसी भी चीज को क्लासिफाई करने का या नेमिंग करने का। अब ये HSN वाला सिस्टम हम भी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जीएसटी वाले गुड्स या कस्टम वाले गुड्स जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होंगे। तो जहां पे हमें बाकी कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शंस करने हैं तो एक कॉमन जो है वो लैंग्वेज हो तो बेटर है। एक इंग्लिश लैंग्वेज पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है तो दैट इज अ कॉमन लैंग्वेज। डॉलर एक करेंसी है जो पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है, दैट इज अ कॉमन करेंसी। तो कुछ तो कॉमन लिंक चाहिए तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो जो टैरिफ आइटम्स होती है, कस्टम्स का टैरिफ हो या जीएसटी का टैरिफ हो, उसमें जो नेमिंग किया हुआ है वो उन्होंने HSN कोड के हिसाब से किया हुआ है, और HSN वाला मेथड पूरा वर्ल्ड यूज करता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है, दैट इज द बेसिक आइडिया। अब आगे हम यहाँ पे जो चीज आज देखने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है, अपना सेकंड चैप्टर है, दैट इज बेस्ड ऑन द CGST एक्ट। तो मैंने आपको कल बोला भी था कि CGST एक्ट जो है वो अराउंड 80% ऑफ द सिलेबस है। टोटल 174 सेक्शंस हैं, 162 रूल्स हैं, 3 शेड्यूल्स है, शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, और वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शंस हम कवर अप करेंगे। अब स्टार्ट कहाँ से करें? तो सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म है जीएसटी में, दैट इज कॉल्ड सप्लाई, टैक्सेबल इवेंट। सरकार को कब राइट मिलता है कि वो आपसे या मुझसे जीएसटी कलेक्ट कर सके, दैट इज टू बी डिसाइडेड, बिकॉज सब कुछ बहुत प्रिसाइजली डिसाइडेड होना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा लूप होल या लूजली ड्राफ्टेड छोड़ दिया तो लोग जीएसटी देने से बचने की कोशिश करेंगे। तो इतना टाइट होल्डिंग रखना था ना कि कहीं पे भी कोई लूप होल नहीं छोड़ना। और जीएसटी लॉ में गवर्नमेंट ने वो इंटेंट दिखाया था कि भाई ये वो सरकार नहीं है जो कानून बना के भूल जाती है, कानून पेपर पे रह जाता है, फॉलो नहीं होता। ये तो हम तुमसे फॉलो कराएंगे और तुम्हारी जेब से पैसे निकलवाएंगे, क्योंकि बात पैसों की है। रेवेन्यू लॉ है ना, तो उनको रेवेन्यू चाहिए। तो जीएसटी का कानून जब बनाया तो ये बोलते हैं ना, कहीं पे भी कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, उस तरीके से उन्होंने लॉ को फ्रेम किया, और आपको बच के निकलने का मौका इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो द फर्स्ट थिंग इज टैक्सेबल इवेंट, इसकी अपन यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट? वो पॉइंट, वो सिचुएशन, वो टाइमिंग जब सरकार को ये बहाना मिल जाता है कि अब भाई हम आपसे जीएसटी वसूल कर सकते हैं, जीएसटी पे करो, वैसा है। तो व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट? द टर्म इज कॉल्ड सप्लाई। अब ये सप्लाई ही क्यों? नॉर्मली जैसे बोल सकते हैं सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको सामान बेचा है तो भाई मैंने आपसे जीएसटी कलेक्ट करना है और सरकार को पे करना है। मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की है, मैंने उसका पैसा लिया, मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। तो द टर्म शुड हैव बीन सेल्स, सिंपल। सप्लाई वर्ड पे जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सेल्स वर्ड अगर यूज करते तो फिर जीएसटी से बचने का लोग रास्ता निकाल लेते। अगर मान लो सेल पे जीएसटी लगता तो मैं बोलता भाई मैंने इनको सामान बेचा नहीं है, मैंने तो गिफ्ट दिया है, ठीक है, ऐसे ही दे दिया, कोई पैसा नहीं चार्ज किया, डोनेट कर दिया, ठीक है, कंसिडरेशन तो है ही नहीं। सेल जब वर्ड यूज होता है ना तो कंसिडरेशन एक मैंडेटरी पार्ट हो जाता है उसका, बिकॉज सेल का मतलब ही है किसी ने कुछ बेचा है, तो बेचने का मतलब सामने कुछ चार्ज भी तो किया होगा। तो जब तक कंसिडरेशन का एलिमेंट मिसिंग है तब तक ट्रांजैक्शन सेल है ही नहीं। तो अगर सेल को टारगेट करके ऐसा बोल देते लॉ में, इस एक्ट में, कि हर सेल के ऊपर जीएसटी लगेगा गुड्स पे और सर्विस पे, तो मैं बोलता मैंने तो सेल किया ही नहीं है, मैंने कोई पैसे नहीं लिए इनसे, गुड्स ऐसे ही दे दिए। तो बोला फिर पैसे उन्होंने नहीं चार्ज किया ना, ऐसे ही गुड्स दे दिए, गिफ्ट है, डोनेशन है, कंसिडरेशन का है। जब तक पैसा लूंगा नहीं तब तक जीएसटी देने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको बोलूंगा भाई पैसे कैश में दे देना, ऑन पेपर मत दिखाना, गूगल पे मत करना, पेटीएम मत करना, चेक से मत देना, एनईएफटी आरटीजीएस मत करना, ऑन पेपर इस ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं होनी चाहिए। गुड्स लेके जाओ, हर कोई एक दूसरे को गुड्स डोनेट कर रहा है। पता चला फिर बार्टर सिस्टम शुरू हो गया, भाई तुम मुझे गेहूं दो मैं तुम्हें चावल दूंगा, वैसा चल रहा है, ठीक है। तो भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं चार्ज कर रहा, मतलब पैसे मत देना। तो मैंने पूछ लिया आपके पेरेंट्स का क्या क्या बिजनेस है, किसी का टेक्सटाइल का, मतलब कपड़े भिजवा देना, किसी का कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल का भी सब्जियां भेज देना हर रोज फ्रेश, टेंशन नहीं, ठीक है। किसी की किराने की शॉप है तो भाई अनाज भिजवा देना, साबुन तेल सब भिजवा देना, पैसे नहीं चाहिए। तो बार्टर सिस्टम शुरू हो गया, करेंसी कोई यूज ही नहीं कर रहा, पैसे पड़े हुए साइड पे, कोई यूज नहीं करता। बोले नहीं सर हमने पैसा लिया ही नहीं, कंसिडरेशन ही नहीं है, तो फिर किस बात का सप्लाई, मतलब किस बात का सेल्स और किस बात का जीएसटी।
तो गवर्नमेंट ने बहुत दिमाग लगाया, बोले यार ये तो चलेगा नहीं, इनको पकड़ना पड़ेगा, एक ऐसा वर्ड ढूंढो जिसमें सब कुछ समा जाए, सब कुछ आ जाए, कॉम्प्रिहेंसिव। तो वर्ड मिला उनको सप्लाई। सप्लाई एक ऐसा टर्म है जिसमें कंसिडरेशन हो ना हो, कुछ भी आप मिला लो, सप्लाई में सब कुछ ही आ गया। सेल इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई, सेल भी एक टाइप का सप्लाई है। मैंने आपको गुड्स दिया, मैंने बोला मैंने डोनेशन किया, सप्लाई तो हुआ ना। मैंने गिफ्ट दिया, सप्लाई तो हुआ ना। आप मेरे यहाँ से चोरी करके ले गए, फिर भी सप्लाई तो हुआ। गुड्स ए से बी को गया, दैट इज सप्लाई। कंसिडरेशन होना ना होना सेकेंडरी बात है, सप्लाई करते ही वो इवेंट टैक्सेबल हो गया। सरकार को हक मिल गया कि उस ट्रांजेक्शन पे वो जीएसटी मांग सकती है, भले मैंने आपसे पैसा नहीं चार्ज किया हो ना, तो भी उन्होंने राइट रखा है अपने पास। फिर वो चार्ज करते हैं कि नहीं करते वो सेकेंडरी बात है, बट पावर है उनके पास, ये बात होगी। तो सप्लाई जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप समझ लो पूरे जीएसटी लॉ का, बिकॉज जो चीज सप्लाई है वो टैक्सेबल है, जो चीज सप्लाई नहीं है बाय डेफिनेशन वो टैक्सेबल नहीं। सिंपल क्राइटेरिया। अब जो प्रोविजंस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो कौन से वो बता दो, फिर थियरी पे भी चलते हैं। सप्लाई को समझाने के लिए सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7, ये हम पढ़ेंगे, ये अपने सिलेबस का पार्ट है। और इसके साथ साथ शेड्यूल्स मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला कि सीजीएसटी एक्ट में टोटल 3 शेड्यूल्स हैं, तीनों यहीं पे रिलेटेड है, मतलब यहीं खत्म हो जाएगा वो पार्ट। शेड्यूल्स बहुत लिमिटेड है, शेड्यूल 1, 2 एंड 3, तीनों शेड्यूल सेक्शन 7 के साथ ही रिलेटेड है और इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। बाकी पूरे एक्ट में और कोई शेड्यूल्स है नहीं। रूल्स बहुत सारे हैं लेकिन अपने सिलेबस में इतने रूल्स नहीं है, इन बिटवीन थोड़े बहुत आपको पढ़ने को मिलेंगे। और सेक्शंस भी जो मैंने बोले 174 है, वो भी सारे नहीं पढ़ने, उसमें से थोड़े बहुत सेक्शंस यहाँ पे कवर होने वाले वैसा। तो अपना फोकस अभी इस पे रहेगा, व्हाट इज सेक्शन नंबर 7 एंड व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। तो आपको एकदम सिंपल बात ध्यान में रखनी है कि जो चीज सप्लाई की इस डेफिनेशन में और इस शेड्यूल में कवर होती है वो जीएसटी में चार्जेबल हो सकती है, और जो कवर नहीं होती वो टैक्सेबल नहीं हो सकती। अब हर सप्लाई टैक्सेबल होता ही है, ये भी गलत है। कल अपन ने टैरिफ में देखा 0% वाला रेट, लूज गुड्स जो बेचे जाते हैं, प्री पैकेज्ड और लेबल्ड फूड प्रोडक्ट्स सब टैक्सेबल है 5% में, लेकिन जो प्री पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं है, आटा, गेहूं, चावल, शक्कर जो खुले मिलते हैं लूज पैकेट्स, वो तो सारा टैक्सेबल है ही नहीं। उस पर क्या रेट लगाया था, सॉरी हाँ, उस पर क्या रेट लगाया था उन्होंने, 0%। तो जिस चीज पे 0% रेट लगाया है, इफेक्टिवली तो आप उस पर कोई जीएसटी पे ही नहीं कर रहे, वो सप्लाई है फिर भी जीएसटी तो नहीं लग रहा है। तो हर सप्लाई जीएसटी में टैक्सेबल ही होता है, या एक्चुअली में कोई जीएसटी देना ही पड़ता है, नॉट नेसेसरी। सप्लाई वर्ड में आने का मतलब है कि वो टैक्सेबल हो सकता है, मतलब सरकार के पास ये पावर है कि भाई देखो ये ट्रांजेक्शन सप्लाई में कवर होता है, मतलब हम इस पे जीएसटी लगा सकते हैं। तो बोले सरकार जीएसटी लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बोले नहीं, जाओ माफ किया 0%। मतलब चाहे तो जीएसटी लगाए ना तो ना लगाए, लेकिन सप्लाई होने का मतलब है कि वो टैक्सेबल की कैटेगरी में तो आ गया। बट अब उस पर 0% जीएसटी लगेगा या 18% लगेगा या 40% लगेगा या 5% लगेगा, वो टैरिफ में जाके देखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो हर सप्लाई पे इफेक्टिवली जीएसटी दिया ही जा रहा है, ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा टैरिफ में वो आइटम कौन सी कैटेगरी में है। अभी आटा, दाल, चावल, शक्कर किराने की दुकान पे बिक रहा है, वो सप्लाई है, ठीक है, लेकिन वो सप्लाई पे जीएसटी लग रहा है इफेक्टिवली नहीं, क्योंकि टैरिफ में जाके देखा तो कितना रेट है, 0%। बट ये अगर पैकेज्ड है, जैसे दही का पैकेट है, वो अमूल की दही का डब्बा ले लिया आपने, प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड, उस पर 5% जीएसटी है। लेकिन ये जो अपने डेयरी में जाते हैं, भैया 300 ग्राम दही दे दो, फिर वो थैली निकालता है प्लास्टिक की, उसके अंदर दही डालता है, वजन करता है, बांध के दे देता है, उस पर जीएसटी है नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीजें सप्लाई है, लेकिन एक पे 0% जीएसटी, एक पे 5%। तो इफेक्टिवली आप एक ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं दे रहे हो। तो बोले नहीं सर फिर ये तो सप्लाई नहीं हुआ ना। नहीं, सप्लाई तो हुआ, बट सरकार ने रेट 0% लगाया, वो उनकी मर्जी है। कल को अगर फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस कर दे कि भाई वो जो दही का पैकेट है अमूल दही वाला, उस पर तो जीएसटी है ही, अभी लूज दही बिकता है उस पर भी जीएसटी लगेगा, देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वो जो लूज दही बेचा जा रहा है वो सप्लाई तो है, लेकिन फिलहाल उसमें रेट कौन सा लग रहा है, 0%। तो ये बात समझ आ रही। तो जो चीज इस वर्ड के अंदर कवर होती है वो सरकार की मेहरबानी पे है, अगर उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है वो जब चाहे जीएसटी लगा सकते हैं, काउंसिल डिसीजन लेगी और रेट चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही। तो ये सप्लाई एग्जैक्टली है क्या, और इसमें कौन कौन सी चीजें कवर होती है और कौन सी नहीं होती है, ये क्लासिफिकेशन करना इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डिसाइडिंग फैक्टर है। जो सप्लाई है वो टैक्सेबल हो सकता है बोल रहा हूँ, होता है नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर ये भी एक क्राइटेरिया है। और जो सप्लाई नहीं है उस पर जीएसटी लग ही नहीं सकता, सरकार कुछ भी करके उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा सकती जब तक वो जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट ना कर ले।
और उन ट्रांजेक्शन्स को भी सप्लाई में ना जोड़ दे। समझ आया? अब देखो इसके लिए थियरी देखनी पड़ेगी कि लैंग्वेज में क्या बोला, और बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, टेक्निकलिटी कुछ भी नहीं है, आपको पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ समझ आएगा। सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। सप्लाई है तो जीएसटी आने का स्कोप है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी आने का कोई स्कोप नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन 7 और वो सब रेफरेंस दे रखा है। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने ना सेक्शन 2 रखा हुआ है, दिस इज द डेफिनेशन सेक्शन। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन सेक्शन है, जैसे कंपनी लॉ में भी होता था। सेक्शन 2 इज अ डेफिनेशन सेक्शन। 99% ऑफ द एक्ट में सेकंड नंबर का सेक्शन डेफिनेशन का ही सेक्शन होता है। फर्स्ट वाला होता है जिसमें एक्ट का नाम, एप्लीकेबिलिटी और कब से अप्लाई हुआ वो डेट दी होती है, और सेकंड नंबर के सेक्शन में डेफिनेशंस होती है। अब ये डेफिनेशंस देखो क्वांटिटी में कितनी है, दिस इज अराउंड 121 आई थिंक, हाँ काफी सारी है। ये सब डेफिनेशन है। अब ऐसे में लाइन टू लाइन अगर आपको 100-125 डेफिनेशंस पढ़ाने बैठूंगा जो पूरे एक्ट को रिलेट करती है, तो कंटेक्स्ट ही समझ नहीं आएगा कहाँ जा रहा है, क्योंकि कोई सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, कोई 10 चैप्टर से रिलेटेड है, तो ऐसे नहीं पढ़ा जाता इसको। ये मैंने डेटाबेस के तौर पे रखी है, दिस इज अ डेटाबेस फॉर यू। अब जो भी हम आगे सेक्शंस पढ़ेंगे जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें जहां जहां पे सेक्शन 2 वाले वर्ड्स आएंगे, तो मैंने नीचे बॉक्स में तो सेक्शन 2 रख ही दिया है, और आपको वहां जाके पढ़ना है तो आप टेक्निकली डेफिनेशन रेफर कर सकते हो और अपने बीच बीच में करेंगे। तो ये जितना कंटेंट यहाँ तक मैंने रखा है 10-15 पेज जो भी है, दिस इज योर डेटा। जहां पे जरूरत पड़ेगी इसको हम डेटाबेस की तरह यूज करेंगे, वैसा है। तो एक एक करके मैं ऐसे डेफिनेशंस लाइन में नहीं पढ़ने वाला हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं। चलो अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। सप्लाई क्या है? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। लेवी का मतलब है किस पे टैक्स इंपोज किया जाए, किससे वसूलना है। असेसमेंट का मतलब होता है कितना टैक्स वसूलना है, और कलेक्शन का मतलब कि कब वसूलना है। तो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स की बात यहाँ पे हो रही है। सेक्शन नंबर 7 अपना सप्लाई को डिफाइन करता है। देखो डेफिनेशन को अच्छे से देखो। सप्लाई वर्ड में उन्होंने क्या क्या कवर किया और कुछ भी नहीं छोड़ा। सप्लाई इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। उन्होंने बोला इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सिर्फ गुड्स बेचो, सिर्फ सर्विसेज दो, गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करो, सब कुछ सप्लाई में कवर हो जाएगा। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, आ गया पहले, ट्रांसफर, बार्टर, ठीक है, एक्सचेंज, लाइसेंसिंग, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। सारे समानार्थी शब्द, ठीक है, पर्यायवाची जो भी बोलते हैं अपने, सारे वसूल कर लिए। ठीक है, तो जितने भी सिनोनिम्स हो सकते थे वो सारे ही यूज कर लिए। अब आप सेल बोलो, ट्रांसफर बोलो, बार्टर बोलो, एक्सचेंज बोलो, लीज, लाइसेंस, रेंटल, कुछ भी बोलो, डिस्पोजल, डिस्पोज करने का मतलब किसी को दे दिए, कुछ भी बोल लो, वो सब कुछ सप्लाई है। अब सप्लाई को टैक्सेबल इवेंट बना दिया। अब बच के दिखाओ जीएसटी से। सिर्फ सेल लिखा होता तो आप ये बाकी सब करके निकल जाते। बोले सर सेल है ही नहीं, मैंने तो रेंट पे दिया। ठीक है, रेंटल इज नॉट सेल, किराए पे देना सेल कब से हो गया, इस पे तो जीएसटी आएगा नहीं। बोले नहीं भाई, हमने बोला सप्लाई पे जीएसटी लगता है, सप्लाई में रेंटल इंक्लूडेड है, मतलब रेंटल पे भी जीएसटी आएगा। तो कोई चीज किराए पे देना भी सर्विस है, उसको भी हम जीएसटी में कवर अप करेंगे। तो देख रहे हो कितना सोच समझ के डेफिनेशन जो है बनाई गई है। वैसा मेड और अग्री टू बी मेड, या तो आप सेल कर चुके हो, सप्लाई कर चुके हो, या फिर आपने अभी अग्रीमेंट किया कि आप सप्लाई करने वाले, दोनों में से कुछ भी हो। फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कंसिडरेशन तो होता ही है नॉर्मली, बट आगे हम बात करेंगे जहां पे सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी जीएसटी में टारगेट हो जाता है, वो पॉइंट पे बात भी होने वाली है। वैसे तो अभी तो आपको ये समझना है कि सप्लाई में कौन कौन से वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, क्लियर ये पॉइंट। दूसरा देखो, दिस इज क्लॉज AA। क्लॉज AA में ऐसा बोला है, सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय अ पर्सन other than an individual to its members or constituents or vice versa for cash, deferred payment और other valuable consideration। ये एक्ट की लैंग्वेज है। सिंपल टर्म्स में बोलूं तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एंटिटी की बात हो रही है जो मेंबरशिप देती है। क्लब्स हो सकते हैं, एसोसिएशन हो सकती है जिसके आप मेंबर हो। तो एक एसोसिएशन ने अपने मेंबर को अगर कोई सर्विसेज दी, कोई गुड्स बेचे और उसके लिए पैसा चार्ज किया, तो वो ट्रांजेक्शन सप्लाई की कैटेगरी में कवर हो गया और उस पर जीएसटी आ सकता है। सिंपल, ये क्लैरिफिकेशन है। ये चीज सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखी हुई है। और बोला है ये क्लॉज ऐड बाद में हुआ, लेकिन इसको इफेक्टिवली रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया गया। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब बैक डेट से। ये 2021 में ऐड हुआ था, बट ये बोला कि भाई भले 2021 में ऐड हुआ, लेकिन अप्लाई कब से हुआ माना जाएगा 2017 से, फर्स्ट डे से, 1 जुलाई से। वैसा तो ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन और कुछ नहीं। सिंपल भाषा पढ़नी तो यहाँ लिखा है, the purpose of such insertion is to constitute activities or transaction between an association, club or similar entity and its members as supply। तो आप क्लब की मेंबरशिप लेते हो, टेक्सटाइल एसोसिएशन, कॉमर्स एसोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये सब ज्वाइन करते हो बिजनेस पर्पस के लिए, तो आप उसके मेंबर हो।
तो एसोसिएशन ने मेंबर्स के लिए अगर कुछ भी किया और उसके लिए कोई प्रोग्राम रख दिया तो बोले सबको 500-500 रुपए देने हैं और एक इवेंट रखा हुआ उसमें फूड इंक्लूडेड रहेगा, तो 500 रुपए प्लस जीएसटी। अभी अपना चैप्टर ऑफिस है, इंस्टीट्यूट है हमारा, मेंबर्स का सेमिनार करता है, बेस्ट एग्जांपल। आईसीएसआई का भी 18th को हमारा मेंबर्स का सेमिनार है। अब क्या है, जिसकी मेंबरशिप है उसको वो कुछ आवर्स फुलफिल करने पड़ते हैं, जहाँ एवरी ईयर हमें कुछ सेशंस अटेंड करने पड़ते हैं, नॉलेज वर्दी सेशंस होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बातें होती है। अब इस बार जो सेशन है उसमें एक टॉपिक सिक्योरिटी लॉ का है, कंपनी लॉ का है, ईसॉप से बात होने वाली है, एलओडीआर रेगुलेशंस पे बात होने वाली है। तो ये सब के ऊपर स्पीकर जाएंगे और हमें अटेंड करना है। अब पूरे दिन का सेमिनार है। अब उसमें जो फीस है दैट इज ₹999 प्लस जीएसटी। तो वो देखो एसोसिएशन है जिसके हम मेंबर है। अब वो लोग हमें हमारे लिए जो प्रोग्राम कर रहे हैं, बैंक्वेट हॉल बुक किया है, लंच डिनर इंक्लूड किया है, फुल डे का सेमिनार है, तो उसमें चार्जेस तो लगेंगे। तो जो भी चार्जेस वो हमसे लेंगे उसमें प्लस जीएसटी ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? ये एंट्री की वजह से। समझ आए? खाना बढ़िया होता है, खाना अच्छा नहीं रखे तो फिर तो मतलब ही नहीं ना। तो मेंबर्स तो आप लोग ज्यादा नहीं बोल सकते ना, हम तो वहीं पे पकड़ लेते हैं भाई ये क्या है, ठीक है। मेंबर्स आते हैं और मेन क्या है ना भाई, सीनियर मेंबर आते हैं ना। सूरज चैप्टर ऑर्गेनाइज कर रहा है तो सूरज चैप्टर की कमेटी तो है ही, बट जो मेंबर आ रहे हैं वो सेंट्रल काउंसिल मेंबर, रिलायंस के सीएस, टीसीएस के सीएस, अदानी ग्रुप के सीएस, ऐसे लोग आ रहे हैं। अब ऐसा इवेंट करेंगे और खाना बेकार होगा तो कैसे चलेगा? खाना आपको तो क्या टरका देते हैं कि चलो अगली बार देख लेंगे, व्हाट्सएप करके रख देना, मैं बात कर लूंगा, होने वाला कुछ नहीं, अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो अपने में भी स्टूडेंट्स में भी बहुत बार खाना अच्छा रखते हैं, कभी कभी कंप्लेंट आ जाती है, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होता है। क्योंकि बहुत जगह जितने भी सेमिनार्स अपने स्टूडेंट्स के भी हुए हैं, ईडीपी सेशन वो सब होते हैं, तो जब बैंक्वेट्स में रखते हैं तो खाना बढ़िया होता है। वो चैप्टर पे मंगाते हैं, फिर वो कहाँ से आया उस पर डिपेंड करता है। बैंक्वेट होता है तो खाना अच्छा होता है, सब खाना खाने ही जाते हैं। आपका स्टूडेंट्स का जो भी सेशंस होते हैं तो स्नैप पे सारा खाने की फोटो आ रही होती है, तो शाम तक तो मेन्यू मुझे पता चल जाता है। कोई गुलाब जामुन का स्नैप डाल रहा है, कोई आइसक्रीम का स्नैप डाल रहा है, कोई पनीर का स्नैप डाल रहा है, तो मेन्यू पता होता है, तो मजा आती है कि चलो ठीक है खाना तो अच्छा मिल रहा है, वैसा तो वो प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो ये मेन सप्लाई में क्या कवर हो रहा है उसका एक और एग्जाम्पल हो गया। बी क्लॉज देख लो, देखो लिस्ट है खाली और कुछ नहीं है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, इम्पोर्ट मतलब बाहर से, इंडिया के बाहर से, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब आपने इंडिया के बाहर से कोई सर्विसेज अवेल की है किसी कंपनी से, वो सर्विसेज आपने बिजनेस पर्पस के लिए अवेल की हो या पर्सनल यूज के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सप्लाई की कैटेगरी में आएगी। अब इसमें जो जीएसटी लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी? आईजीएसटी, क्योंकि इंडिया के बाहर है ना, तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया, तो एक अपने स्टेट में और एक स्टेट के बाहर, वैसा हो गया ना, तो आईजीएसटी अप्लाई होगा। द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, 3 शेड्यूल्स की बात हो रही थी, मेड और अग्री टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। देखो आ गया, शेड्यूल 1 इज अ लिस्ट। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? लिस्ट। आप कंपनी लॉ याद कर लो, शेड्यूल 7 क्या था? सीएसआर की लिस्ट थी। वैसे यहाँ शेड्यूल 1 जो है वो भी लिस्ट है। शेड्यूल 1 में उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई किए जिसमें ये बोल दिया कि अगर इन ट्रांजैक्शंस में कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं भी हुआ हमारे बीच में, तो भी वो ट्रांजैक्शंस कौन से नेचर के होंगे? सप्लाई, और उस पर जीएसटी आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, जो डी क्लॉज है वो इन्होंने कट कर दिया, अमेंड कर दिया, और उसके बदले ये आ गया। अब डी क्लॉज में जो अमेंडमेंट किया वो इतना माइनर सा, एकदम बारीक सा अमेंडमेंट है कि 10 बार पढ़ने के बाद किसी को स्ट्राइक भी नहीं होगा, फर्क क्या पड़ा, बहुत छोटी सी बात थी। ड्राफ्टिंग एरर था, ड्राफ्टिंग एरर को ठीक करने के लिए नया सबसेक्शन बनाया, और तब तक शायद ही किसी को एज ए स्टूडेंट इससे कुछ फर्क पड़ रहा होगा। डी क्लॉज में बोला क्या था? द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज रेफर्ड टू इन शेड्यूल 2। जो शेड्यूल 2 हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्लासिफिकेशन है, जो भी एक्टिविटीज वहां पे दे रखी है, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। बहुत सिंपल बात बोली थी, बट इसमें गलती थी। शेड्यूल 2 जब जाकर हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में भी बात हुई है जो ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ आए? और यहाँ पे वो बात मिसिंग रह गई। यहाँ इन्होंने ऐसा बोल दिया कि एक्टिविटीज मेंशन्ड इन शेड्यूल 2 आर आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। तीसरी कैटेगरियां लिखना भूल गए थे, बहुत छोटा सा माइनर सा पॉइंट, ध्यान भी नहीं जाएगा किसी का, बट इसको भी अमेंडमेंट किया बाद में। क्योंकि फिर क्या होता है, जब ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में, जीएसटी ऑफिसर के पास मैटर जाता है ना, तो ये बातें लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, सर इसमें तो ऐसा लिखा है और शेड्यूल 2 में कुछ और लिखा है, मिसमैच है। तो उसको ठीक किया, अमेंडमेंट किया तो क्या आया? वेयर सर्टन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस कंस्टिट्यूट अ सप्लाई in accordance with the provisions of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2। मतलब जो ट्रांजैक्शंस या जो एक्टिविटीज सप्लाई के डेफिनेशन को फुलफिल करती हैं वही सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, सब कुछ नहीं होगा। कितनी माइनर सी बात है, ध्यान भी नहीं जाएगा इस पर। आप 10 बार पढ़ोगे आपको लगेगा ज्यादा कोई फर्क तो लगा नहीं, पढ़ के सेम ही तो जा रहा है, माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ क्या बोल दिया? शेड्यूल 2 में जो कुछ भी लिखा है ना, वो या तो गुड्स है या सर्विस है।
यहाँ बोला नहीं ऐसा नहीं है, जो भी चीजें शेड्यूल 2 में जिनकी बातें हो रही है, जो सप्लाई की कैटेगरी है उसकी डेफिनेशन को पास कर जाती है, वो या तो गुड्स या सर्विस है। मतलब शेड्यूल 2 में आपको कुछ बातें ऐसी डिस्कस हुई मिल सकती है जिन एक्टिविटीज को ना हम गुड्स की कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं ना सर्विस में, उसका रेफरेंस मिल सकता है, तो फिर उसमें ये चीज थोड़ा सा मिसमैच हो जाती है। तो माइनर सी गलती को सुधारने के लिए अमेंडमेंट किया। बात समझ आ रही है? तो लॉ में कितनी डिटेलिंग होती है यहाँ से मालूम पड़ रहा है। शेड्यूल 2 पढ़ेंगे ना तो ये बात आपको और क्लैरिफाई होगी, अभी आ गई है साथ में तो बता रहा हूँ। ये अमेंडमेंट भी बोला रेट्रोस्पेक्टिव होगा, आया 2018 में था, बट बोले 1 जुलाई 2017 से मान लो, मतलब ये हमारी गलती शुरू से सुधार दो, मान लोगे ये कभी था ही नहीं, पहले से यही था, ऐसा मान लो, तो डीमिंग प्रोविजन रिपीट किया उसको। अब आ गया सबसेक्शन 2, ये बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1। मैं इसकी नहीं सुनूंगा। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब अपने जेएजीएल में पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन में, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 7 सबसेक्शन 1, ये ऐसा बोल रहा है कि मैं आगे जो बोलने जा रहा हूँ मेरी बात ही मानी जाएगी, अगर ये बीच में कुछ बोला तो मैं नहीं सुनूंगा इसकी, ठीक है? तो सीनियर मैं हूँ, ये जूनियर है, क्लियर कर दिया। एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 और such activities or transactions undertaken by the central government, state government or any local authority in which they are engaged as public authority as may be notified by the government on the recommendation of the council shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of service। शेड्यूल 3 वो लिस्ट है जो ट्रांजेक्शन्स ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब इसमें जो कुछ भी कवर होता है सप्लाई है ही नहीं, तो सप्लाई नहीं है तो फिर उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? इसकी लैंग्वेज एक बार फिर से पढ़ लो। या तो वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में कवर्ड है या फिर वो ट्रांजेक्शन किसने परफॉर्म किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने, जो पब्लिक सर्विस के लिए काम करते हैं। मतलब इन शॉर्ट सरकार आपको जो भी सर्विसेज देती है वो सप्लाई में नहीं आता, तो गवर्नमेंट जो सर्विसेज देती है उस पर जीएसटी नहीं लगता। ये तो एसएमसी वाले आपके लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसका वो प्रॉपर्टी टैक्स, वेरा बिल सब चार्ज करते हैं, उन सब पे प्लस जीएसटी हो जाता है, बट वो चीजों पे जीएसटी इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मना किया। बात समझ आई? ये देख, ये लाइन पढ़ोगे आपको बात समझ आएगी। एग्जाम्पल भी एक है, बोलो क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो लोकल अथॉरिटी के तौर पे आपको जो भी पब्लिक अथॉरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उनके ऊपर जीएसटी नहीं आता है, और कुछ चीज़ों को स्पेसिफिक नोटिफाई भी किया जा सकता है। एक नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग इशू किया था 2019 में, और इसी पॉइंट का यूज करके एक पर्टिकुलर कैटेगरी को एग्जेम्प्ट किया गया। वो कौन सी कैटेगरी वो समझो, अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, ये सरकार के फेवरेट प्रोडक्ट्स में से है, ठीक है? ये बोलते हैं ना वो फेवरेट बच्चे हैं सरकार के, टॉबैको है, अल्कोहल है, कमाई अच्छी होती है इससे। अब अल्कोहलिक लिकर जो है वो बेचना वो लाइसेंस्ड सर्विस है, मतलब सरकार जिसको लाइसेंस देगी वही लिकर बेच सकता है, अदरवाइज कोई लिकर बेच नहीं सकता, क्योंकि ये नॉन रिसेशन वाला बिजनेस है, गारंटीड प्रॉफिट वाला बिजनेस है। लिकर की दुकान तो चलने ही वाली है ना, उसमें थोड़ी मंदी आने वाली है। वैसा है कोविड के टाइम पे हुआ था, जब कोविड की फर्स्ट वेव गई थी ना, जब मार्केट खुले सबसे पहले लिकर शॉप खुली, और बैंगलोर में खुली थी, 4 किलोमीटर लंबी लाइन थी। सोचो अब बेचारे 2-3 महीने, पता नहीं कितने महीनों से लीकर मिल नहीं रही है, ठीक है? करेगा क्या इंसान? तो जैसे ही दुकान खुली लाइन लग गई, और 4 किलोमीटर लंबी लाइन, लोग वीडियो बना रहे हैं, बोले देखो कहाँ तक की लाइन जा रही है। तो किराने की दुकान पे लोग बाद में जा रहे हैं, लीकर की दुकान पे पहले जा रहे हैं, वैसा हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं। अब लीकर लाइसेंस के बिना आप लीकर बेच नहीं सकते। अब लाइसेंस गवर्नमेंट बहुत लिमिटेड देती है एरिया वाइज, कि इतने किलोमीटर में एक ही शॉप होनी चाहिए। बहुत ओवर प्रमोट भी तो नहीं करना है ना इसको। तो एक जिसकी शॉप है उसकी तो चांदी है, उसको पता है 5 किलोमीटर में मैं अकेला हूँ, तो बेचने वाला तो मैं ही हूँ। तो लिमिटेड लाइसेंसेस मिलते हैं, और इन लाइसेंसेस के लिए बोली लगती है, ऑक्शन होती है। तो जब ऑक्शन होती है तो जो जितनी ज्यादा बोली लगाता है वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है एज ए रेवेन्यू। तो ये जो लाइसेंस की फीस चार्ज की जा रही है, जो बोली लगा दी जा रही है, ऑक्शन हो रहा है, उस फीस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, और वो एग्जेम्पशन इस सेक्शन की वजह से प्रोवाइड किया गया। वैसा या देखो, अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस जो ग्रांट किया जा रहा है अगेंस्ट कंसिडरेशन, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। ये ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी आने वाला नहीं, ठीक है? तो ये चीजें होती रहती है। बीच में ऐसा एक मैटर हो गया था, आई थिंक यूपी में कहीं पे एक ऐसा लिकर लाइसेंस का ऑक्शन था। तो जो 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो 2 फैमिलीज थी, मतलब 2 भाई थे।
एक ही फैमिली के 2 लोग बिड कर रहे थे कि लाइसेंस किसको मिलेगा। बिडिंग में पार्टिसिपेट किया उन दोनों की वाइफ, देरानी जेठानी, आपस में एकदम कलेश। अब ईगो पे बात आ गई है कि ये कैसे लाइसेंस जीत के लेके आ जाएगी। छोटी सी दुकान, उसका लाइसेंस, उसके बिडिंग शुरू हुई, दोनों रुकी नहीं। ये जितना बिड करे वो उससे ऊपर का बिड करे, वो जितना बिड करे ये उससे ऊपर का बिड करे, चले जा रहा है। बिडिंग करते 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 दोनों बेचारे, दोनों के पति बोल रहे पीछे, बस बस रुक जा रुक जा। बोले तुम हटो पीछे, साइड पे जाके बैठो, हम देख लेंगे। तो जो बिडिंग शुरू हुई है 750 करोड़ तक बिडिंग ले गए दोनों। हाँ 735 करोड़ का ऐसा कुछ न्यूज में आया था, मैं वहीं से बता रहा हूँ। तो 750 करोड़ तक लेके गए, वहां जाके फाइनली थके हैं। फायदा कुछ नहीं है इसका, क्योंकि इतनी सी दुकान के लिए 750 करोड़ आप देने के लिए रेडी हो, रिकवर कब होंगे? वो दोनों के हस्बैंड माथा पीट रहे होंगे, बोले यार ये तो आज दोनों नुकसान करवाएगी, किसी एक का तो पैसा डूबना ही है। जो बिड हार गया वो तो खुश होकर निकल जाएगा, दूसरे को देने पड़ेंगे। मतलब है नहीं, बिडिंग करते रहे करते रहे करते रहे। आप बिडिंग करो आपको जितनी करनी है, बट रूल ये होता है कि जितना भी आप फाइनल बिड करते हो कि भाई एक ने हाईएस्ट बिड कर दी, दूसरे क्विट कर दिया, अब वो पैसा उसको अगले 15 दिन में जमा करवाना पड़ता है। कहाँ से लाओगे 15 दिन में 750 करोड़? तो बिड तो फाइनली कैंसिल ही होनी। अच्छा, बिडिंग करने के लिए आपने कुछ डिपॉजिट मनी दिया होता है, तभी आपको बिडिंग में बैठने देते हैं। वो डिपॉजिट मनी फॉरफिट हो जाता है अगर आप पैसा नहीं जमा करवा पाए, तो नुकसान ही हो गया। 750 करोड़ कहाँ से लाएंगे? जोश जोश में गुस्से में बिड तो कर दिया, लेकिन वो जो डिपॉजिट था वो गया, तो नुकसान तो दोनों पतियों का हुआ, बेचारों का। कहाँ इनको बैठा दिया? तो ये जो चीज है वो कभी कभी ऐसी भी हो जाती है वैसा। बट अपना पॉइंट यहाँ पे ये है कि जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। 750 करोड़ आप दे दो प्लस जीएसटी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये ट्रांजेक्शन। और लास्ट में सबसेक्शन 3 वो सिंपली यही बोल रहा है कि जो भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है जो सप्लाई होते हैं, वो या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस होंगे, किसी एक में तो क्लासिफाई करना ही पड़ेगा। तो वो हम ड्यू कोर्स में देख ही लेंगे, कोई नई बात नहीं है उसमें। बोलो, कुछ कंफ्यूजन नहीं आता? अगर कोई कभी डिस्प्यूट आता है कि इसको गुड्स में गिने या सर्विस में, तो काउंसिल जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके क्लैरिफिकेशन देती है। जैसे ये भी एक नोटिफिकेशन था, जैसे क्लैरिफिकेशन के लिए भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि भाई गुड्स में गिनना है सर्विस में गिनना है, ये बात है। ये कुछ केसेस हैं, सर्कुलर्स हैं, लास्ट में बताता हूँ, पहले बाकी की चीजें पढ़ लेते हैं। अब जो टॉपिक्स हैं वो है अपने शेड्यूल 1, 2 और 3। सम्स थोड़े पीछे के चैप्टर में आएंगे, स्टार्टिंग में नहीं। वैसे सेक्शन नंबर 10, 12 ये सब जो टॉपिक्स आएंगे उसमें सम्स रहेंगे। ऐसा तो अच्छा ही है ना, थियरी भी है तो फिर फायदा ही है। देखो तीनों शेड्यूल में से क्या क्या है वो हमने देखा। शेड्यूल 1 जहाँ पे कंसिडरेशन ना हो तो भी सप्लाई है। शेड्यूल 2 जिन एक्टिविटीज को सप्लाई में गिनते हैं या तो वो गुड्स है या सर्विस है। और शेड्यूल 3 जो सप्लाई है ही नहीं, जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं। सबसे पहले अपन शेड्यूल 3 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो सप्लाई नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। थोड़ा अच्छा लगेगा चलो भाई जीएसटी नहीं भरना है, हर जगह जीएसटी की बातें हो रही है। कहीं तो ऐसा हो कि जीएसटी ना भरना पड़े। सिंपल लिस्ट है वो देख लेते हैं। चलिए, ये है शेड्यूल 3, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस व्हिच विल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सर्विसेज। इन्होंने ऐसा बोला है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है वो भी प्रोफेशनल है, सर्विस वाला है। अगर मेरी कंपनी है और आप सब मेरे स्टाफ मेंबर्स हो, तो आप मुझे सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बदले मैं आपको कंसिडरेशन दे रहा हूँ सैलरी। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये भी सर्विस है, तो इसके ऊपर भी तो फिर जीएसटी लगना चाहिए। मतलब आप जो सैलरी मुझसे लोगे, यू शुड चार्ज जीएसटी फ्रॉम मी। समझ आ रहा है? अब ये अगर हो गया तो हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी प्लस 18% जीएसटी देगा हर महीने। फिर वो जीएसटी आप जाके जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा करोगे, आपका थोड़ी हो पैसा, सैलरी आपकी, जीएसटी सरकार का है। फिर वो एम्प्लॉयर उसका क्रेडिट लेगा कि भाई मैंने इनको जीएसटी पे किया था, अब सेट ऑफ लेगा। अननेसेसरी कॉस्ट है। तो इन्होंने क्या बोला, बोले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन को हम सप्लाई नहीं मानते। तो आप जो मेरे यहाँ काम कर रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग मी अ सर्विस, बट दैट सर्विस इज नॉट सप्लाई, एंड इफ इट इज नॉट सप्लाई इट इज नॉट टैक्सेबल। क्लियर, ये बात समझ आ रही? तो सैलरी पे जीएसटी आपको कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं अपने एम्प्लॉयर से, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर आप कोई कोर्ट केस फाइल करते हो किसी पे, तो कोर्ट फ्री में आपका केस सुनता है क्या? फीस चार्ज करते हैं वो लोग भी, ठीक है। वो कोर्ट की फीस तो आपको देनी है, बट उस फीस पे जीएसटी नहीं आता है।
तो ये ट्रांजेक्शन सीधा सीधा एग्जेम्प्ट कर दिया। थर्ड पॉइंट में बोला है जो भी फंक्शंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परफॉर्म करते हैं, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, ये सब लोग परफॉर्म करते हैं। मतलब एक एमपी जो पब्लिक की सर्विस कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो एमपी को भी तो हर महीने सरकार से कुछ पैसा मिलता होगा एज ए सैलरी। उस सैलरी पे वो कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। सेम ही हो गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली जो कैटेगरी, वैसा है। दूसरा बोला है अगर आप किसी भी सरकारी पोस्ट पे हो, जो पोस्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से या उस कैपेसिटी में मिली है, जैसे गवर्नर ऑफ अ स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ आरबीआई, जहां आपका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे होता है, तो आप जो भी सैलरी चार्ज करते हो उस पर कोई जीएसटी आपको लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलर एंट्री चल रही है। तीसरे पॉइंट में भी ऐसे ही है, कोई सरकारी अथॉरिटी के चेयरपर्सन हो, आप मेंबर हो, डायरेक्टर हो, तो उसमें आप जो भी सैलरी चार्ज करोगे उसमें जीएसटी नहीं आएगा। ये सब कुछ पब्लिक की सर्विस के लिए हो रहा है, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ वाला, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चुरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। डेथ से रिलेटेड चीजें हैं। अब किसी पर्सन की अगर डेथ हो गई है तो उसमें भी तो होता है, वो जो वैन में लेके जाना है, फिर उसको सब रेडी करना है, जो पूजा पाठ करना है, वो जब जो वैन वाला लेके आया है वो तो पैसा तो चार्ज करेगा। अब जहाँ पे वो जो भी जगह पे उसकी लास्ट राइट्स करनी है, तो वो प्रीमाइसिस वाले भी तो कुछ चार्ज करेंगे। वो सारे चार्जेस पे जीएसटी नहीं होता है। अब ऐसी सिचुएशन में जीएसटी चार्ज करना अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो बोला कि भाई पूरा जन्म तो बेचारे से जीएसटी लिया है, अब कम से कम जीएसटी फ्री मरने तो दो उसको, ठीक है। वैसा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगा रहे, चलो अच्छा है, इतना तो सोचा। हाँ, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, सेल ऑफ लैंड। जमीन के खरीदने बेचने पे जीएसटी नहीं है, प्रॉपर्टी पे है। बिल्डिंग पे जीएसटी है, पर खाली जमीन, प्लॉट ऑफ लैंड विदाउट कंस्ट्रक्शन अगर खरीदा है, बेचा जाता है, तो वो इस कैटेगरी में है, उस पर जीएसटी नहीं। तो इसमें लिखा है सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। सेल ऑफ बिल्डिंग में इफ एंड देन वाली कंडीशन है। कुछ केस में जीएसटी आता है, कुछ में नहीं आता है। लैंड के केस में जीएसटी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है, तो वो चीज है। अब ये वाला जो पार्ट है बिल्डिंग वाला, ये जब आपको शेड्यूल 2 पढ़ाऊंगा तभी वो साथ में रिलेट होगा, अभी नहीं समझ आएगा तो उस पर नहीं जाएंगे, बट पेंडिंग रखेंगे उसको। फिर है एक्शनेबल क्लेम्स, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग के अलावा। तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग जो है वो सप्लाई है। लॉटरी टिकट पे जीएसटी लगता है 28%, वो कैटेगरी में आ गया। और ये जो एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब कि किसी से मुझे पैसे लेने हैं, लेकिन अभी तक ड्यू डेट नहीं आई है। जब ड्यू डेट आएगी तभी मैं उससे पैसा ले सकता हूँ, तब तक मैं पैसे चार्ज नहीं कर सकता। तो वो एक्शनेबल क्लेम्स है। तो जब तक कोई पैसा दिया ही नहीं तब तक कैसे जीएसटी आ जाएगा? तो जब वो ड्यू हो जाएगा तब जीएसटी आएगा, इसको वैसे देखना है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। दो नॉन टैक्सेबल टेरिटरीज में गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, इंडिया में गुड्स एंटर किए बिना, तो हम किस हिसाब से फिर इसके ऊपर जीएसटी मांगे? जब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में डिस्कशन हो रहा है या ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमारा जीएसटी मांगना तो बनता ही नहीं। तो इस चीज को बोला कि सप्लाई से बाहर है। अब बोला ये बोलने की क्या जरूरत थी? बोला चाइना और पाकिस्तान आपस में गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम इस पे जीएसटी नहीं लेंगे। भाई तुम मांगोगे तो कहाँ देने वाले? ये तो वैसी बात होगी, भाई तुम्हारा मांगना बनता भी नहीं है। ये तो अच्छा है भाई अमेरिका और यूरोप में ट्रांजेक्शन और हम यहाँ से बैठ के बोल रहे हैं जाओ जाओ माफ किया। ऐसी बात हो गई ना, ये वो सेंस में नहीं है। ये सेज एरिया की बात हो रही है, एसईजेड जोन, जो वैसे इंडिया में होता है लेकिन उसको मानते हैं इंडिया के बाहर है। तो दो एसईजेड जोन एडजेसेंट है, आजू बाजू है। एक एसईजेड जोन से दूसरे में गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम बोल सकते हैं कि भाई वो सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि गुड्स इंडिया में तो एंटर हुए नहीं, डायरेक्टली एक कैटेगरी या एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए, वैसा तो उस सेंस में है ही। या एक ही एसईजेड जोन में दो लोकेशंस पे गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इंडिया में गुड्स एंटर नहीं हुए, तो वो फिर भी थोड़ा लॉजिकल लगता है। 8 वाला जो पॉइंट है ये कस्टम लॉ से डिपेंडेंट है, कनेक्टेड है वहां से। तो कस्टम्स के बारे में थोड़ा बेसिक समझाऊंगा, फिर इस एंट्री पे जाएंगे। तो क्या जो चीजें कोरिलेटेड है, मैं पूरा फिर उस टॉपिक में चला गया तो फिर यहाँ से डाइवर्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा मुझे भी अपने पे कंट्रोल रखना पड़ता है कि ये कैटेगरी में अभी नहीं जाना है। 8 वाला पॉइंट कुछ वैसे ही है, जब उस पर जाएंगे तो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, बट अभी कस्टम वाला पार्ट बाकी है तो ये समझ नहीं आएगा। तो ये है आपकी शेड्यूल 3 की लिस्ट जो अभी हमें देखनी थी। बोलो कुछ कंफ्यूजन नहीं आता? समझ आया? सिंपल इन्फॉर्मेशन है। अब देखो ये दिमाग में रहेगा, भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय शेड्यूल 3 में आता है, कोर्ट की सर्विसेज आती है, फ्यूनरल वाली आती है, एमपी एमएलए वाली सर्विस आती है, ठीक है। ये सेल ऑफ लैंड वाली आ गई, फिर एक्शनेबल क्लेम्स आ गए। लॉटरी बेटिंग अपनी टैक्सेबल में आती है, अदर देन लिखा है, ध्यान रखना। और बाकी जो है एसईजेड या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ये सब सप्लाई नहीं होता। अब इनमें से किसी भी ट्रांजेक्शन पे कभी भी जीएसटी नहीं देना होता है, ये अपने माइंड में क्लियर हो जाता है। आगे बात समझ में क्लियर हो? चलो, तो दिस इज मेनली शेड्यूल नंबर 3। अब इसके पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं।
शेड्यूल नंबर 2, पूरा नहीं कवर कराऊंगा, थोड़े पॉइंट्स लिखते हैं इसमें, थोड़ा बड़ा शेड्यूल है। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दिस सब्जेक्ट टू के भाई वो पहले तो एक्टिविटी सप्लाई कैटेगरी में आनी चाहिए, जो अभी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी वाला पॉइंट अपन ने रिलेट किया वो है। ट्रांजेक्शंस दे रखे हैं, एग्जांपल्स हैं, हमें हर एक एग्जांपल को पढ़ के समझना है कि गुड्स है या सर्विस है, बस क्लासिफिकेशन करना और कुछ नहीं है। पहला पॉइंट देखो, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ टाइटल का मतलब ओनरशिप। भाई मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन मैंने आपको बेच दिया और आपसे पैसे ले लिए, बिल बना के दे दिया, अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ या सर्विस हुआ? गुड्स ही हुआ ना, आप गुड्स के मालिक बन गए ना, आप लेके गए ना गुड्स घर पे, तो दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, वो सर्विस नहीं है। बोले नहीं सर आप सर्विस ही तो दे रहे हो, आप फोन बेच रहे हो, कंपनी से लाके हमें दे रहे हो। अरे भाई वो तो मेरा काम है, बट ओनरशिप ट्रांसफर हुई या नहीं, टाइटल ट्रांसफर हुआ या नहीं, अगर हुआ है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। हाँ, अगर मैंने आपको बोला होता है मोबाइल फोन मेरे से किराए पे ले जाओ, हर महीने मुझे इसका ना 500 रुपये दे देना, और जब नहीं यूज करना तो लौटा देना, मालिक मैं ही रहूंगा फोन का, नाउ दैट इज अ सर्विस, रेंटल। लेकिन बेच दिया ना, बिल बना के दे दिया ना आपके नाम का, सप्लाई ऑफ गुड्स। कॉमन सेंस वाली बात की, बेसिक चीज है, ऐसे ट्रांजेक्शन है यहाँ पे। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स ऑफ और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने आपको गुड्स यूज करने का राइट ट्रांसफर किया है, टाइटल ट्रांसफर नहीं किया। भाई मेरी गाड़ी है, आप चाबी रख लो, आप चलाओ, मुझे हर महीने इसका इतना पैसा दे देना, मालिक मैं रहूंगा, गाड़ी मेरे नाम पे रहेगी। अब मैंने आपको गाड़ी बेची नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर की है, यूज करने का राइट दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। कार रेंटल सर्विस होगी, वैसा हो गया। तीसरा, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन अग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट द प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट अ फ्यूचर डेट। आज हमारे बीच में अग्रीमेंट हो गया है कि मैं आपको फ्यूचर डेट पे इसका टाइटल ट्रांसफर कर दूंगा। जैसे प्रॉपर्टी या गुड्स के केस में होता है, आपने टोकन मनी दिया, गुड्स बुक करा लिए, मैंने बोला एक काम करो 1 महीने बाद आना, पूरा पेमेंट करना, गुड्स लेके जाना। तो गुड्स का टाइटल एट द एंड ऑफ द डे ट्रांसफर होने वाला है कि नहीं होने वाला है? होने वाला है। तो इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोले या सर्विस बोले? गुड्स ही बोलेंगे, सिंपल हो गया। तो ये वो वाला पार्ट हो गया, ये गुड्स में आ गया। चलो फिर बात आ रही है लैंड और बिल्डिंग की। इसमें बोला है कि कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, किसी को लीज पे प्रोवाइड करना एज ए टेनेंट या लाइसेंस पे प्रोवाइड करना, तो ये क्या हो गया? सर्विस हुई। तो ये प्रॉपर्टी बेची थोड़ी है, लीज पे यूज करने को थी, ये प्रेमाइसिस मैं रेंट पे यूज कर रहा हूँ, तो मालिक तो वही है ना जिसकी प्रॉपर्टी है, मुझे सिर्फ यूज करने की परमिशन मिली है, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स और ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ठीक है, वैसे होगा। दूसरा पॉइंट जो है, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इन अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स आइदर होलली और पार्टली इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सेम ही बात होगी। बिल्डिंग जो है वो कमर्शियल भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल भी हो सकती है, रेसिडेंशियल भी हो सकती है, ठीक है। तो जिस प्रीमाइसिस को यूज करने की मुझे परमिशन मिली है, वो प्रीमाइसिस इनमें से कोई भी नेचर की हो सकती है। इन शॉर्ट, किसी को कोई दुकान किराए पे दे देना वो सर्विस है, किसी को कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट या फैक्ट्री किराए पे दे देना वो भी सर्विस है, किसी को रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कोई बिजनेस प्रीमाइसिस रेंट पे दे देना वो भी सर्विस है। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में बिजनेस प्रीमाइसिस का मतलब क्या हुआ? आपकी बिल्डिंग के नीचे दुकानें बनी है, बिल्डिंग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, बट उसमें शॉप्स तो कमर्शियल है, तो वो शॉप किराए पे देना सप्लाई ऑफ सर्विस। बट घर किराए पे देना सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं है। जो घर में आप रह रहे हो, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए किसी को प्रॉपर्टी किराए पे दी जाती है, उस पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि उसमें क्या होगा? देखो, ये प्रीमाइसिस अगर मैंने रेंट पे ली है तो मैं यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ ना, मैं आपसे फीस चार्ज कर रहा हूँ, मेरी इनकम जनरेट हो रही है, तो इस रेंट पे जीएसटी देना मुझे उतना नहीं चुभेगा। लेकिन मैंने घर किराए पे लिया है, उसका किराया मैं ऑलरेडी अपनी टैक्सेबल इनकम में से भर रहा हूँ, और उस पर जीएसटी देना पड़े तो एक टेनेंट के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, वहां से वो कमा थोड़ी ना रहे, तो उसके ऊपर बर्डन डालना ठीक नहीं है, इसलिए उसको एग्जेम्पशन में रखा जाता है वैसा। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। आपने जॉब वर्क के बारे में कुछ सुना? जॉब वर्क प्रोसेस, जैसे अपने यहाँ सूरत में टेक्सटाइल में बहुत चलता है, जो मिल वाले हैं वो सारा जॉब वर्क ही करते हैं। इन शॉर्ट ऐसा है कि आप कपड़ा ले आओ, मैं प्रिंटिंग करके दे दूंगा, डिजाइन बता देना क्या छाप के देना है, प्रिंटिंग कॉस्ट दे देना, वो जॉब वर्क है। मटेरियल आपका है, मैं सिर्फ प्रोसेस करके दे रहा हूँ, तो ये भी एक सप्लाई और सर्विस हो। समझ आ रहा है? कपड़ा आप कहीं और से बनवाते हो, प्रिंटिंग के और कराते हो, तो जो कपड़ा बना के बेच रहा है वो तो गुड्स बेच रहा है, लेकिन जो उस कपड़े के ऊपर सिर्फ डिजाइनिंग और कलर करके दे रहा है वो क्या कर रहा है? वो जॉब वर्क कर रहा है, वो सर्विस कर रहा है। समझ आए? दैट इज सप्लाई और सर्विस। तो ट्रीटमेंट और प्रोसेस। नेक्स्ट, आप टेलर के पास गए तो भी वो पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा। कपड़ा आप लेके जाते हो ना, भैया इस पर डिजाइन बना के दे दो, वो कटिंग करके डिजाइन बना के दे देगा, लेकिन कपड़ा तो आप ही ने दिया उसको, तो वो जॉब वर्क, ये सप्लाई और सर्विस में आएगी। फिर है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। ये पॉइंट पे भी डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैं आज थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स ले रहा हूँ।
बड़े वाले फिर कल के लिए बाकी रखेंगे। उसको भी जाने दो, फोर्थ वाले को जाने दो, फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं। इसमें भी सिलेक्टेड पॉइंट्स ही होगा। सप्लाई और सर्विस टाइटल में बोल दिया, बात ही खत्म हो गई। जो भी है आप सप्लाई और सर्विस है। पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अभी पीछे भी तो था रेंटल वाला, वो और ये दोनों में फर्क क्या है? ये जो है ना रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे ब्रोकर की बात हो रही है, एजेंट की बात हो रही है, रियल एस्टेट एजेंट। पिछले केस में बात हो रही थी मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको किराए पे दे रहा हूँ, तो मैं सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन आप मुझे जानोगे कैसे, पहचानोगे कैसे? ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर क्या कर रहा है? बायर सेलर को मिलवाता है, टेनेंट और लैंडलॉर्ड को मिलवाता है, डील करवाता है, कमीशन चार्ज करता है, वो भी तो सर्विस होगी। तो वो सर्विस यहाँ पे कवर होगी। तो वहां पे था अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देना, और यहाँ पे है किसी को प्रॉपर्टी किराए पे दिलवाना। दोनों ही चीजें सर्विस में आती है, समझ आए? तो जो ब्रोकर आपसे फीस चार्ज कर रहा है, वो अगर पक्के में मनी चार्ज कर रहा है, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जीएसटी 18% सर्विसेज, ठीक है, वो कैटेगरी आ जाती है। बी पॉइंट वो है जो अभी शेड्यूल 3 में देख रहे थे, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2। ये है क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 शेड्यूल 2। बट ये थोड़ा डिटेल्ड टॉपिक है, दोनों चीजें रिलेट करानी, ये आज का पार्ट नहीं है, मैं पूरा नहीं करा रहा आज, तो थोड़ा हैवी हो जाएगा। वो बी पॉइंट को जानने दो। सी पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ से कंप्लीट कर लेते, इजी एंट्रीज है। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। एक होता है पेटेंट बेच देना, एक होता है पेटेंट यूज करने का राइट देना। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जो डोमिनोज पिज्जा है, डोमिनोज पिज्जा की जो रेसिपी है वो उसकी खुद की नहीं, इन्होंने एग्जांपल ऐसा फ्रेम किया कि पिज्जा बेकर्स करके कंपनी है, रेसिपी उनकी। डोमिनोज को उन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है कि आप हमारी रेसिपी यूज करो और पिज्जा बेचो, उसके लिए हमें रेगुलरली फीस चाहिए, रॉयल्टी चाहिए। नाउ दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन यही अगर ये लोग रेसिपी बेच ही देते एक बार कि आप पेटेंट ही खरीद लो हमसे, वन टाइम पेमेंट कर दो, वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता है, इंटेंजिबल्स, ठीक है। तो वन टाइम ट्रांसफर करके ओनरशिप ही दे देना, टाइटल दे देना, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, लेकिन यूज करने का राइट देना विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल, सप्लाई ऑफ सर्विस। बात समझ आ रहा है? वैसा तो पेटेंट वाले केस में एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी काम है सारा सर्विस में आ जाएगा। नेक्स्ट है ई पॉइंट, बहुत अच्छा है, अग्रीइंग टू डू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट। तीन चीजें हैं यहाँ पे, एक नहीं है, छोटी सी लाइन है लेकिन एक ही लाइन में तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं। मैं तीनों के आपको एग्जांपल देता हूँ। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, रिफ्रेन करना मतलब कोई काम करने से बचना। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब यहाँ पे सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहा हूँ, मैं सीएस वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। अब बाजू वाले क्लास में या नीचे वाले फ्लोर पे कोई और आ गया सेम सीएस के क्लासेस ओपन करने, मैंने बोला भाई तू यहाँ पे आके फालतू में कंपटीशन क्रिएट करें, वो सेंस नहीं बनता है। एक काम करते हैं, पर बैठ के बात करते हैं, एक अग्रीमेंट कर लेते हैं। तुझे पढ़ाना है पढ़ा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रोज रोज का आजू बाजू लड़ाई झगड़ा होगा। फिर क्या, कोई स्टूडेंट आ रहा है, तेरे वहाँ जा रहा है, मेरे यहाँ जा रहा है, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, अपना बीच में बिगड़ेगा, फिर रोज रोज का बात खराब हो जाएगी। एक काम करते हैं, एक अग्रीमेंट कर ले, मेरी क्लास के 2 किलोमीटर के रेडियस को छोड़ दे, उसके बाहर कहीं भी चला जाए और वहाँ क्लासेस सेटअप कर ले, और मैं उसके लिए तुझे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वन टाइम मेरे से पैसे ले ले, बट शिफ्ट कर ले। उसने बोला ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे दे दो, अग्रीमेंट कर लेते हैं, मैं 2 किलोमीटर दूर जाकर सेटअप कर लूंगा, आपका भी चलता रहेगा, मेरा भी चलता रहेगा। अब ये जो उसने मेरे लिए किया, उसने वो एक्टिविटी करने के लिए हाँ नहीं बोली, एक्टिविटी ना करने के लिए अग्री हो गया, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। वो तो एक्ट क्या करने वाला था, यहाँ पे आके क्लासेस सेटअप कर रहा था, लेकिन मेरे बोलने पे उसने क्लासेस सेटअप करने से मना कर दिया, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एन एक्टिविटी, और उसके बदले मैंने उसको पैसे दिए। तो मैंने उसको काम करने के पैसे दिए या काम ना करने के पैसे दिए, समझ आ रही बात? तो ये भी तो सप्लाई और सर्विस है। उसका यहाँ पे काम ना करना मेरे लिए सर्विस है, और उसके लिए जो मैंने उसको पे किया ना वो कंसिडरेशन है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। बात समझ आ रही? ये पॉइंट है। तो रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट क्या होता है, वो ये सिचुएशन हो गई। दूसरा है टू टॉलरेट एन एक्ट। टॉलरेट एन एक्ट का मतलब ये है कि आपने कोई गलती की और मैंने वो चीज एक्सेप्ट कर ली, बट उसके बदले मैंने पैसे चार्ज किए। अब ऐसा कब होता है, आपने बिल नहीं भरा, आपका पोस्टपेड मोबाइल बिल आता है, पोस्टपेड होता है ना जिसमें मंथली फिक्स बिल आता है, आपका वो कनेक्शन है, तो उसकी ड्यू डेट होती है 10 तारीख है, आपको बिल भरना है, आपने नहीं भरा। अब ये कंपनी टॉलरेट कर रही है। ऐसा होता है रात को 12 बजे आपका सिम कार्ड बंद हो गया, एकदम से ऐसा नहीं करते वो लोग, फिर आपको अगले दिन कॉल करेंगे, सर आपका बिल ड्यू हो चुका है, ओवर ड्यू हो चुका है, मैसेज पे मैसेज आएंगे, फोन पे फोन आएंगे कि भाई पैसे भर दो। फिर बार बार वार्निंग देते, फिर एक पॉइंट पे आता है कि अब आपने पे नहीं किया तो आपका कनेक्शन हम बंद कर देंगे, लेकिन इमीडिएट बंद नहीं होता है। वैसा कभी कोई भरना भूल गया होगा यार, अचानक से उसका नंबर ही बंद कर दिया तो क्या करेगा? तो कंपनी वैसा नहीं करती,
नाउ कंपनी सेइंग कि ठीक है आपने डिले कर दिया, हमने बात टॉलरेट कर ली, लेकिन इसकी लेट फीस लगेगी, लेट फीस 200 रुपीज। तो वो 200 रुपीज जो है ना, दैट इज कंसिडरेशन फॉर टॉलरेटिंग योर एक्ट। एक्ट क्या है कि आपने पैसे टाइम पे नहीं दिए। अब इस 200 पे जीएसटी लगता है 18% और 236 हो जाएगा। समझ आ रही है? वैसा होता है। लाइट बिल नहीं भरा, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा, पोस्टपेड मोबाइल बिल नहीं भरा, सब में लेट पेमेंट चार्जेस जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं, टू टॉलरेट एन एक्ट। समझ आए? एकदम माइनर पॉइंट्स हैं लेकिन डेप्थ है इसमें। तीसरा, टू डू एन एक्ट, कोई एक्ट करने के लिए चार्जेस देना। बैंक का एग्जांपल ले लो, आप बैंक में गए, आपने बोला सर एक डिमांड ड्राफ्ट बना दो, किसी को पेमेंट करना है। बैंक बोलेगी ठीक है, आप बोलते हो तो बना देते हैं, बट हम इसका कमीशन लेंगे। बोले कितना कमीशन है? 100 रुपीज। तो 100 रुपीज प्लस जीएसटी। समझ आए? आपने बोला तो एक्टिविटी की, बोले मुझे ना पिछले 2 साल का बैंक स्टेटमेंट निकाल के दो। सर चार्जेबल बेसिस पे रहेगा। बोला कितना? बोले 200 रुपये। ठीक है निकाल दो। आपने हाँ बोली तो उन्होंने प्रिंट निकाल के दे दी, 200 रुपये प्लस जीएसटी। आपने बोला डेबिट कार्ड इशू कर दो, बैंक ने बोला डेबिट कार्ड इशू करेंगे लेकिन उसकी एनुअल फीस रहेगी 199। बोले ओके, तो 199 प्लस जीएसटी। तो जो आपने बोला वो उन्होंने किया, उसके बदले पैसा मांगा तो जीएसटी तो लेंगे। दैट इज टू डू एन एक्ट। यहाँ पे काम करने के लिए मना नहीं किया, उसके पैसे नहीं दिए, काम करने के लिए हाँ बोला, उसके पैसे चार्ज किए। तो टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट, टू डू एन एक्ट, तीनों चीजें अलग अलग है बट एक ही पॉइंट में लिखी हुई है। समझ आ गया? और लास्ट में है ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ये जनरल पॉइंट है, इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं बोला। बात वही हो गई, गुड्स यूज करने का राइट देना, गुड्स की ओनरशिप नहीं देनी। गाड़ी लेके जाओ चलाओ, गाड़ी मेरे नाम पे रहेगी, किराया दे देना, रेंटल, दैट इज ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एंड नॉट द टाइटल। ये सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा, तो ये इन एनी केस हो सकता है, जनरलाइज पॉइंट है वैसा है। बोलो यहाँ तक कुछ क्वेरी, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। क्लियर है? बस जो अब रिमेनिंग पॉइंट्स इसमें बचे हैं वो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा टाइम लेंगे तो जल्दी नहीं करेंगे इसमें। यहाँ तक कुछ आपको क्वेरी हो अभी तक जितना बताया उसमें? सप्लाई क्या है वो समझ में आ गया, सप्लाई में कौन सी चीज कवर हो रही है, कौन सी नहीं हो रही, वो हमने देखा। तो सेक्शन 7 आपको सप्लाई के बारे में समझा रहा है। फिर उसके बाद 3 शेड्यूल्स है। शेड्यूल 1 बोलता है भाई ये वाले सप्लाई में कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी सप्लाई है। शेड्यूल 2 बोलता है कि जो जो चीज सप्लाई को क्वालिफाई करती है उसको हम यहाँ क्लासीफाई करेंगे, या तो गुड्स में या सर्विस में। शेड्यूल 3 बोलता है कि मेरे पास जो जो ट्रांजेक्शन आए हैं वो सप्लाई है ही नहीं, उस पर जीएसटी आता ही नहीं है। अब ये पूरा टॉपिक इन्फॉर्मेटिव है, अगर कहीं आता है एग्जाम में तो एंट्रीज आएंगी और आपको बोला होगा व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट इज नॉट, तो आपको येस नो बताना होगा विद रीजंस। तो सम बनाना हो तो 5 एंट्रीज पूछ ली, 5 एक्सप्लेनेशन हो गए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। तो वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे जनरली बनेंगे, तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है, पढ़ के क्लिक हो जाएगा कहाँ पे कवर हो रहा है और ये सप्लाई है या नहीं। बाकी लिखना अपने वर्ड्स में, लैंग्वेज का बैरियर पूरे टैक्सेशन में कहीं पे भी नहीं है, तो लैंग्वेज रटनी पड़ेगी, सेम ही लिखना पड़ेगा, वो प्रेशर तो हो भी नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि ये लैंग्वेज भी कहीं कहीं मॉडिफाइड है, कहीं ओरिजिनल बैरेट की लैंग्वेज है, तो आप अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हो, मीनिंग खाली सेम निकलना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक पता चले? बस ठीक है, इतना रखते हैं, रिमेनिंग फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।